हिंदी दिवस के इस अवसर पे जो लोग भी इस फेसबुक लाइव में जुड़े हैं, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और विषय पर आने से पहले सबसे पहले मैं भाषानामा टीम की जो भाषानामा की पूरी टीम है उसको साधुवाद देता हूं और आप लोगों को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं भी। हिंदी के कई विद्वानों के लेक्चर आपने करवाए हैं तो उसके लिए आपको मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को कि भविष्य में आप लोग इसी तरीके से सक्रिय रहेंगे। और कोविड काल में जो एक ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन मोड में हम सारे लोग आए हैं उसको आपने बहुत तेजी से जिस तरीके से ग्रहण किया है, तो ये आपका तकनीक के प्रति रुझान और कार्यक्रमों के प्रति ऐसी जिजीविषा बनी रहे। तो अजीत को और सीमांकन यादव को और पूरी टीम को, भाषानामा की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। आज का जो विषय है हमारा, आप सारे लोगों ने देखा होगा कि हिंदी का शुक्ल पक्ष। हिंदी का शुक्ल पक्ष, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और शुक्ल पक्ष के साथ कृष्ण पक्ष भी जुड़ा होता है। शुक्ल पक्ष का महत्व थोड़ा तब दिखता है जब कृष्ण पक्ष हो। जो शुक्ल पक्ष है उजला पक्ष है और जो कृष्ण पक्ष है वो अंधेरा का पक्ष है, अमावस्या का पक्ष है। तो हम उन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी मैं एक कार्यक्रम में भी था, कुछ छात्र वहां भी थे। तो हिंदी दिवस पे जब भी मैं बात करता हूं और जब भी हिंदी दिवस का आयोजन होता है तो कई जगहों पे बोलने का मौका मिलता है, विश्वविद्यालयों में या अलग अलग मंचों पे। तो मैं मजाक में बच्चों से एक बात कहता हूं कि आज तो हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं और हिंदी दिवस मनाते हुए हम लोग क्या कहते हैं कि हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगले 30-40 साल बाद हम ये कहेंगे कि हैप्पी हिंदी डे, है ना, हेलो गाइस, है ना, ऐसे करके हम एक दूसरे को विश करेंगे कि हैप्पी हिंदी दिवस, या दिवस को डे में तब्दील कर देंगे। तो ये एक मजाक की चीज है और इसी में छुपा हुआ है कि किस तरीके से अंग्रेजी का शिकंजा चारों तरफ से हिंदी के है। धीरे धीरे हम उन सारे संदर्भों पे चर्चा करेंगे। बहरहाल अब मैं विषय पे आता हूं, हिंदी का शुक्ल पक्ष। अजीत से चर्चा हुई और आपके भाषानामा टीम से चर्चा हुई तो ये विषय बना। हिंदी दिवस पर जब भी मैं बात करता हूं तो मुझे कविता याद आती है, अक्सर याद आती है। बहुत 4 लाइन की छोटी सी कविता है। हिंदी तेरे दर्द की किसे यहां परवाह, हिंदी तेरे दर्द की किसे यहां परवाह, एक अंग्रेजी साल में बस एक हिंदी सप्ताह, धड़कन में इंग्लैंड है बस मुंह पर हिंदुस्तान, ऐसे में हो किस तरह हिंदी का उत्थान, निज भाषा निज राष्ट्र निज संस्कृति से परहेज, निज भाषा निज राष्ट्र निज संस्कृति से परहेज, गोरों से आगे हुए हम काले अंग्रेज, गोरों से आगे हुए हम काले अंग्रेज। इस छोटी सी कविता के माध्यम से बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे हमारी संस्कृति को रिप्लेस किया जा रहा है, भाषा को रिप्लेस किया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने से पहले मैं सबसे एक बात पूछता हूं, अपने छात्रों से एक बात पूछ रहा हूं कि हम हिंदी दिवस क्यों मना रहे हैं? क्या ये संयोग है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं? क्या हम हिंदी भाषी एक संयोग के कारण है या अपनी मेहनत के कारण है? अगर हम में से सारे लोगों का जन्म उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में नहीं हुआ होता, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु में हमारा जन्म हुआ होता, तो हम सारे लोग जो हिंदी पे चर्चा करने बैठे हैं क्या इतनी ही उत्साह से हिंदी पे चर्चा कर रहे होते कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे होते? क्या एक संयोग है कि हम हिंदी भाषी हैं या हमने अपनी परिश्रम से हिंदी को भाषा के रूप में अर्जित किया है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आगे चलकर हम उन संदर्भों की चर्चा करेंगे जिनमें उत्तर भारत की जो हिंदी है उसको दक्षिण भारतीय भाषाओं के बरक्स खड़ा किया जाता है और बार बार ये कहा जाता है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी क्यों नहीं सीखते हैं, या हिंदी भाषी को भी एक दक्षिण भारतीय भाषा सीख लेनी चाहिए। उन सारे संदर्भों पर, उन सारे मुद्दों पे हम आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी दिवस है आज, 14 सितंबर है। 14 सितंबर पर बात करते हुए एक चीज मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि हिंदी की इस देश में कैसी स्थिति है। आप देखिए, बहुत उसमें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, कितनी साधारण सी बात है कि जिस हिंदी को राष्ट्रभाषा बनना था, राष्ट्रभाषा बनना था, वो पहले राजभाषा बनी और राजभाषा बनी तो भी अंग्रेजी के साथ आधा आधा बांट कर बनी। और मैं बार बार कहता हूं कि हिंदी की स्थिति वैसी ही है कि उसका राज तिलक तो कर दिया गया, उसे टीका तो दे दिया गया, लेकिन उसे गद्दी नहीं दी गई, उसे सिंहासन नहीं दिया गया, उसे अधिकार नहीं दिया गया।
हिंदी आज भी अपने देश में अपने हक के लिए फरियादी के तौर पर है। वो अंग्रेजी के पीछे पीछे चल रही है, अंग्रेजी उसके आगे आगे चल रही है। स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो पहले माँ बाप देखते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, परीक्षा की जब तैयारी करते हैं तो देखते हैं अंग्रेजी अंग्रेजी, है ना। जब नौकरी का प्रश्न आता है तो अंग्रेजी अंग्रेजी। जो अंग्रेजी से बचा खुचा है वो हिंदी के नसीब में है, हिंदी के भाग्य में है। तो आज भी हिंदी जो है अंग्रेजी के पीछे पीछे चलने को मजबूर है, और जो कुछ छूट जाता है अंग्रेजी से, जो कुछ अंग्रेजी से बच जाता है, वो हम हिंदी वालों के नसीब में मिलता है। कुछ ऐसा है क्या, या बदलते वक्त में इस धारणा में कोई तब्दीली आई है? ये एक संदर्भ है। हिंदी दिवस और हिंदी के शुक्ल पक्ष पे चर्चा करते हुए मैं थोड़े से आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान मैं 3-4 लोगों का उल्लेख करना चाहूंगा, और जिनके संदर्भों के बिना हिंदी पे कोई बात पूरी नहीं हो सकती है। पहली बात, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारत के स्वाधीनता आंदोलन के लिए जितने जरूरी हैं, जितना उनका महत्व है, उतना ही हिंदी के विकास के लिए। दूसरा संदर्भ मैं लूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और तीसरा संदर्भ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत की संविधान सभा का, और एक इसके बीच में मैं चौथा संदर्भ लूंगा लॉर्ड मैकाले का। क्योंकि जब भी हम हिंदी की बात करते हैं तो हम अंग्रेजी के प्रभुत्व से डर जाते हैं, दब जाते हैं, और बार बार ये चर्चा में आता है कि लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, और हम ये मान लेते हैं कि उसी ने जो है पूरे भारत का बंटाधार कर दिया। और लॉर्ड मैकाले एक महत्वपूर्ण रेफरेंस के तौर पे हमारे शिक्षा व्यवस्था में और भाषा के डिस्कोर्स से, जो भाषा का विमर्श है, उससे लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात की ओर ध्यान दिलाऊं कि हिंदी दिवस पे बात करने से पहले इन संदर्भों को मैं एक एक से खंगालना शुरू करता हूं। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा या बहुत लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन में हिंदुस्तान में अपना पहला भाषण दिया तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर दिया। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को भी बुलाया, और उस समय महात्मा गांधी गोखले जी के सुझाव पर 1 साल तक भारत भ्रमण कर चुके थे। तो उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब शिलान्यास हो रहा था, तब उस कार्यक्रम में एनी बेसेंट थी मंच पे, दरभंगा महाराज थे, मदन मोहन मालवीय थे और गांधी जी थे। गांधी जी का वो बड़ा भाषण है, नेट पे उपलब्ध है, वागर्थ पत्रिका ने भी छापा था, आपको पढ़ना चाहिए। उस दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने क्या कहा। मंच लगा था, मंच पे सारे लोग बैठे थे और मंच की दूसरी ओर तमाम लोग बैठे थे। गांधी जी ने बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान, सब लोग अंग्रेजी में अपनी बात कह रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता कितनी भोली है, हिंदुस्तान की जनता कितनी भोली है कि ये अंग्रेजी में पूरी कार्रवाई हो रही है, जबकि ये जनता समझती भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ताली बजाती है, क्योंकि ये जनता ये सोचती है कि हमारे नेता हैं, ये हमारे लोग हैं, तो कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। इस पूरे प्रकरण में महात्मा गांधी ने अपने जीवन का जो पहला सार्वजनिक भाषण दिया, उसमें उन्होंने हिंदी का पक्ष लिया, दृढ़ता से लिया, और बहुत वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में लिया। उस समय भारत की राजनीति में महात्मा गांधी एकदम नए थे। 1916 में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के सामने उन्होंने ये बात कही, और उन्होंने मदन मोहन मालवीय से बाद में ये भी कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो नाम है उस समय, जो उसको उन्होंने हिंदी में करने की वकालत की। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि महात्मा गांधी का संदर्भ आप जानिए कि 1916 से वो आजादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, और बाद में आगे चलकर 1917 में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक जी से आग्रह किया कि आप अपना भाषण अंग्रेजी में न दे, हिंदी में दे, और तिलक ने फिर उनके बात को करके, और बाद में तिलक जी ने अंग्रेजी सीखी। और इसी संदर्भ को आगे बढ़ाया तो 1920 का मुझे लगता है कि वो वर्ष था कि जब 1920 में महात्मा गांधी के प्रयासों से ही कांग्रेस ने ये प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस की सारी कार्रवाई, जो कांग्रेस पार्टी की सारी कार्रवाई है, वो हिंदी भाषा में होगी। तो ये महात्मा गांधी के जीवन में हमेशा एक चीजें जुड़ी हुई थी। 1916 हो, 1917 हो, 1920 में हो, और उन्होंने हिंदी के लिए सिर्फ बयान नहीं दिया, जैसे आज के हमारे वाग्वीर हैं जो बयान देते हैं, वो कर्मवीर भी थे। चाहे वो हिंदी का प्रसार हो, दक्षिण भारत में हो, इलाहाबाद में हो, बनारस में हो,
और हिंदी से उनका गहरा ताल्लुक था, हिंदी के साहित्यकारों से मिलते थे। मैं महात्मा गांधी की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब हम आजाद हिंदुस्तान को देखेंगे और वहां की हिंदी की स्थिति को देखेंगे तब और ज्यादा तरीके से आप समझ पाएंगे कि जिस महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उनके साथ के लोग जो जिन्होंने उनसे सीखा, उन्होंने कैसे महात्मा गांधी की बातों को बिसरा दिया। जिस हिंदी की वकालत कर रहे थे महात्मा गांधी, जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे रहे थे, उसे राष्ट्रभाषा तो छोड़िए राजभाषा भी दिया गया और वो भी एक आधा हिस्सा दिया गया। ये एक मैंने महात्मा गांधी का रेफरेंस आपके सामने रखा कि जो हिंदी है आज हिंदी दिवस पे। दूसरा रेफरेंस मैं आपको देता हूं, बहुत ध्यान से आप लोग इस पे सोचिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आजादी के निसंदेह बड़े नायक थे, बड़े विद्वान थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी किताबें थी उनकी विद्वता पे किसी को रंच मात्र भी संदेह नहीं है और भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान भी अतुलनीय है। लेकिन मैं एक प्रसंग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पवन कुमार वर्मा भारतीय विदेश सेवा के एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बाद में वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, आपको उन दोनों किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। पवन कुमार वर्मा की किताब का हिंदी में अनुवाद वैभव सिंह ने किया है। उनकी किताब में है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास और दूसरी किताब है बीइंग इंडियन। इसमें उन्होंने बहुत से संदर्भों की चर्चा की है। पंडित नेहरू को लेकर जो उनका संदर्भ है मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पवन कुमार वर्मा लिखते हैं कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब भारत आजाद हुआ, जैसे ही 15 अगस्त आया 12 बजे के बाद, 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जैसे ही भारत आजाद हुआ, हिंदुस्तान के गांवों में लाखों लाख लोग अपने अपने रेडियो सेट के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, क्योंकि पंडित नेहरू पहली बार देश की जनता से मुखातिब थे, रूबरू थे और कुछ बोल रहे थे। हिंदुस्तान जो कि सदियों की गुलामी के बाद मुक्त हो रहा था, उसके गांव गांव के लोग, शहर शहर के लोग, गली गली के लोग, कस्बे कस्बे के लोग ये जानना चाहते थे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से क्या कहता है, कौन सी बात कहता है। सारे लोग अपने नेता की, अपने प्रधानमंत्री की बात सुनना चाहते थे। अवसर था आजादी का। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पंडित नेहरू ने जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो वह उद्बोधन अंग्रेजी में था और पंडित नेहरू का वो प्रसिद्ध भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि आवर ट्रिस्ट विथ डिस्टिनी, नियति के साथ हमारा वादा, पंडित नेहरू ने पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया और हिंदुस्तान की करोड़ों करोड़ जनता जो रेडियो सेट के किनारे कान अपना लगा के ऐसे चिपकी हुई थी, वो अपने नेता की बात सुन ही नहीं पाई, समझ ही नहीं पाई। आखिर पंडित नेहरू ने एक शासक वर्ग की भाषा का चयन क्यों किया? आपको यह बात बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन मामूली बात होती नहीं है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के जो भी होते हैं उनका एक एक स्टेप, उनका लोगों से मिलना, उनका मुस्कुराना भी मायने रखता है। पवन कुमार वर्मा ने लिखा कि सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान की जनता आधी रात को अपने नेता का भाषण सुनने के लिए इकट्ठा हुई, लेकिन जब नेता ने अपनी बात कही तो देश की आम जनता के पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। वो समझ ही नहीं पाई कि पंडित नेहरू ने उनसे क्या कहा। और दुर्भाग्य की बात है कि पंडित नेहरू ने किसी भी भारतीय भाषा का चयन नहीं किया, न हिंदी का किया, न बांग्ला का किया, न तमिल का, न मराठी का। देश की जनता अपने नेता की बात सुनना चाहती थी, अपने देश की जुबान में बात सुनना चाहती थी, लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने जिस भाषा में अपना वक्तव्य दिया वो शासक की भाषा थी, वो उसकी भाषा थी जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे, जिस भाषा का विरोध महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा कि दुनिया को कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। गांधी 1916 में कह रहे थे कि ये देश की जनता कितनी भोली है जो अंग्रेजी में सारा भाषण सुनकर भी चुप रहती है, ताली बजाती है। जो बात महात्मा गांधी 1916 में कह रहे थे, 1947 में उनके उत्तराधिकारी उस बात को क्या समझ पाए थे? गांधी जी बार बार कहते थे कि मेरे बाद पंडित नेहरू मेरी भाषा बोलेंगे। क्या पंडित नेहरू महात्मा गांधी की भाषा बोल रहे थे? ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इसी में हिंदुस्तान का एक बड़ा जो विवाद है, जो बड़ी चीज है वो छुपी हुई है, एक शख्सियत छुपी हुई है। हम लोग हिंदुस्तान की भाषा समस्या पर बात करते समय बार बार जिस व्यक्ति का जिक्र करते हैं संदर्भों के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम सब उस रेफरेंस का ये करते हैं, वो है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है कोसता है, गाली देता है और समस्याओं के लिए जिम्मेदार समझाता है। अभी मैं लॉर्ड मैकाले की बात करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी बात करूंगा।
लॉर्ड मैकाले भारत से परिचित नहीं थे। लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान में 1834 में आए। 1834 में लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान में आए और 1835 में उन्होंने शिक्षा को लेकर एक विधेयक पेश किया और गवर्नर जनरल की काउंसिल में उन्होंने 1835 में यह विधेयक पेश किया। लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा कैसी हो, शिक्षा का माध्यम कैसा हो, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो है लॉर्ड मैकाले के मिनट्स, उनकी संस्तुतियां स्वीकार कर ली और 1835 में उनके लॉर्ड मैकाले के मिनट्स के आधार पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 जो है पास हुआ और लॉर्ड मैकाले ने जो है उसके बाद शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ा। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों को भारत में कुछ काम करने वाले क्लर्क चाहिए थे, कुछ ऑफिसर चाहिए थे, और भारत में वहीं से अंग्रेजी का जो है प्रादुर्भाव शुरू हुआ 1835 से। हम लॉर्ड मैकाले को दोष देते हैं, बार बार ये कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले जो है उसने भारत को अंग्रेजी की गिरफ्त में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी की वकालत कर रहा था और अंग्रेजी शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्योंकि 1857 तक हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भों में बात करनी होगी। उसके बाद 57 की क्रांति के बाद फिर पावर जो है सीधे चला गया। तो 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी था और उसके लोग थे, उन संदर्भों को देखें तो सिर्फ लॉर्ड मैकाले ने अगर अंग्रेजी की वकालत की तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो शिक्षा का एक ही माध्यम था। आप थोड़ा सा और आगे आए, 1835 के बाद 1854 में उड्स डिस्पैच आया और इसी उड्स डिस्पैच में यह स्वीकार किया गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा वो क्षेत्रीय भाषा में होगी। यानी ये बात कहीं ना कहीं पहचानी गई कि शिक्षा के लिए अंग्रेजी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी जो है मातृभाषा में शिक्षा है। और उड्स डिस्पैच में यह भी कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है वो कम लोगों के लिए होगा और उसका माध्यम हायर एजुकेशन का जो माध्यम है वो अंग्रेजी होगी। तो ये दो तीन चीजें हैं। एक जरूरी संदर्भ मैंने नोट किया है हूबहू, ताकि इसलिए मैंने दो तीन लोगों के कोटेशन नोट किए हैं ताकि मैं हूबहू कह सकूं, कोटेशन में कोई गलती ना हो। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग लॉर्ड मैकाले की नकल क्यों करते हैं। लोहिया ने इन चीजों पे बहुत विस्तार से लिखा है, राम मनोहर लोहिया का भी मैं संदर्भ लेता हूं। जब भी मैं भाषा पर बात करता हूं, चाहे वो हिंदी की भाषा हो या कोई भी हिंदुस्तानी की भाषा हो, तो मैं महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया इन दो राजनेताओं का रेफरेंस लेता हूं, इसलिए कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इन दो राजनेताओं ने भाषा के मसले पे जिस शिद्दत से काम किया है, भाषा के मसले पे जो बातें कही हैं, जो इनका विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों ने सिर्फ भाषा के बारे में लिखा पढ़ा ही नहीं है बल्कि बहुत काम भी किया है। लॉर्ड मैकाले का हमने जिक्र किया कि लॉर्ड मैकाले ने तो 1835 में जो अपना विधेयक पारित कर दिया, लेकिन एक बात और देखने की है कि अगर हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी खुद क्यों सीख रहे थे रोजगार के लिए। एक तो लॉर्ड मैकाले की धारा है जो अंग्रेजी के जरूरत पे बल दे रही है, लेकिन क्या वही एक धारा थी। मैंने भी जिक्र किया कि 1854 में उड्स डिस्पैच आया। एक महत्वपूर्ण नाम मैं बहुत संक्षेप में लेना चाहूंगा क्योंकि व्याख्यान हमें 8 बजे 8:15 बजे तक खत्म भी करना है। और एक मैं आपको लेना चाहूंगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के नाम से हम सारे लोग परिचित होंगे और बहुत सारे उनके काम हैं। आप देखिए कि विलियम जोन्स ने खुद संस्कृत सीखी, हिंदुस्तान में रहते हुए विलियम जोन्स ने संस्कृत सीखी और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद किया और मनुस्मृति का अनुवाद किया। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। बाकी इंडियन पेनल कोड बनाने में भी उनकी बहुत अधिक भूमिका थी। मैं ये उनका कोटेशन बता रहा हूं 1786 में। ये सो देखिए मैकाले के आने के कितने पहले, सन 1786 में एशियाटिक सोसाइटी की तीसरी बैठक में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही। अब मैं कोट कर रहा हूं हूबहू उनके शब्द विलियम जोन्स के। विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत भाषा भले ही कितनी पुरानी क्यों न हो, इसकी संरचना अद्भुत है। यह यूनानी से ज्यादा सटीक है और लैटिन से ज्यादा परिष्कृत है। ये विलियम जोन्स जैसे बड़े विद्वान, जैसे बड़े प्रशासक, आज जो हम आईपीसी की धारा लगाते हैं, इंडियन पीनल कोड लगाते हैं, आप देखिए कि उसमें विलियम जोन्स का कितना योगदान है। और जब उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेज इस देश में नया कानून लाना चाहते हैं,
लेकिन इससे पहले उनको इस देश के कानूनों के बारे में तो जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया कि भाई पहले भारत में जो धार्मिक कानून थे वो क्या कहते थे। तो विलियम जोन्स की दृष्टि बड़ी व्यापक थी और इन चीजों को समझते थे। वही विलियम जोन्स खुद 1786 में ये कह रहे हैं कि संस्कृत की वकालत करते हुए उसे यूनानी और लैटिन से ज्यादा परिष्कृत बता रहे हैं। यानी एक धड़ा तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों का ऐसा भी था जो उस समय अंग्रेजी की वकालत कर रहा था, लेकिन एक धड़ा ऐसा था जो देसी भाषाओं की भी वकालत कर रहा था और संस्कृत की भी वकालत कर रहा था, इसलिए कि वो इन चीजों को समझते थे। लेकिन एक हिंदुस्तानी के नाते हमने किस धारा को ग्रहण किया और किस धारा को हमने लपक लिया, कौन सी धारा का हमने अनुयायी बनना स्वीकार किया। मैंने कहा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मैं कथन की चर्चा करूंगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचक और विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत की भाषा समस्या पर विचार किया है, कई विद्वानों ने विचार किया है, रामविलास शर्मा ने, सुनीति कुमार चटर्जिया ने, नामवर सिंह ने, बहुत लोग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मैं संदर्भ ले रहा हूं क्योंकि हमारा संदर्भ अभी इससे जुड़ता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत मार्के की बात कही कि जब देश गुलाम था और नीति नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं था, तो उन संदर्भों की चर्चा करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जब अंग्रेजी राज था तो बाहर से सर्कुलर आता था और बाहर से शासक आते थे। बाहर से मतलब इंग्लैंड से, समुद्र पार से, बाहर से सर्कुलर आता था और बाहर से सत्ता आते थे। तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन अब तो देश आजाद है। अब तो यहीं के लोग, यहां की जमीन से जुड़े लोग ही ऊपर तक पहुंचते हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि पहले ऊपर से और बाहर से सर्कुलर आता था, आदेश आता था, अब तो यहां जमीन के लोग, जुड़े हुए लोग नीचे से ऊपर पहुंचते हैं। तो अब ये भाषा की समस्या क्यों है? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात कहना चाहते हैं कि भारत में अगर अंग्रेजी मैकाले के कारण आई तो अब तो देश आजाद हो गया, ये इन संदर्भों में छुपा है कि अब तो यहाँ के आम जनता, बिहार के, यूपी के, कर्नाटक के, उड़ीसा के, गुजरात के, आंध्रा के, यहाँ के लोग, किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, गरीब, ये लोकसभा में जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, गवर्नर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं। अब तो हमारे लोग ही भाग्य विधाता हैं। तो ये भाषा का झगड़ा क्यों? जो द्विवेदी जी साफ साफ कह रहे हैं कि हमने जो है उस समय तक तो चलो आपने दोष दूसरे पे दे दिया, लेकिन अब जब भारत आजाद हुआ है और अब आपके लोग सत्ता में हैं, आपके लोग जो है नीति बनाने वाले हैं, तब इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। आज देश को आजाद हुए 1947 से अब 75 साल जो है, हम लोग सारे लोग आजादी का अमृत महोत्सव जो है मना रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे होंगे। तो अभी भी अगर हिंदी को लेकर कोई समस्या बनी हुई है, कोई झिझक बनी हुई है, तो हम इन सारी चीजों का जिम्मेदार किसे मान सकते हैं? अब हम किस पे ये ठीकरा फोड़ सकते हैं? ये एक जो बात है। दूसरी बात की मैं एक बात आपको ये कह रहा हूं कि जब मैकाले ने, ऐसा नहीं है कि मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध नहीं हुआ या भारत में अंग्रेजी को थोपे जाने का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन इसमें यह है कि मैं कोई अंग्रेजों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। और मैं बार बार आपको यह बात बताऊं कि अंग्रेजी शासन को लेकर मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मानता हूं कि अंग्रेज अगर मुस्कुराए भी तो उसमें भी उनका स्वार्थ था। अंग्रेज अगर इस देश में लोगों से मुस्कुरा कर बोले भी ना, तो उसी तरीके से बोले कि जैसे मेमने का शिकार करने से पहले भेड़िया मुस्कुरा के बोलता है। मैं उस समय के ऐतिहासिक संदर्भों को बस आपके सामने रख रहा हूं। 1853 में एच.एच. विल्सन ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, वहां इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बोलते हुए एच.एच. विल्सन ने मैकाले की शिक्षा नीति की पुरजोर शब्दों में निंदा की, आलोचना की और अंग्रेजी पे जो मैकाले ने अतिशय जोर दिया था उसकी धज्जियां उड़ा दी। एच.एच. विल्सन ने कहा, उनके शब्द में कह रहा हूं, हूबहू मैं पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैकाले भारत में नए थे, उन्हें भारतीयों के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने बस अपने आसपास की चीजों को देखकर ही फैसला ले लिया, जिसके चलते अंग्रेजी की वकालत करने वाले लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई। मैकाले केवल बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को जानते थे जहां अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है और लोग बस उसे ही सीखते हैं। ये जो एच.एच. विल्सन कह रहे हैं मैकाले के बारे में,
अब एच विल्सन ने कह दिया, मैं काले की समस्या बता दी, लेकिन हम अगर अपने भारत के लोगों के बारे में कहें, और अभी मैं आपको एक और जिक्र करूंगा संविधान सभा के बारे में, तो आपको थोड़ी सी हैरानी भी होगी, थोड़ा सा अफसोस भी होगा और थोड़ा सा दुख भी होगा। मैं आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में उन्होंने कहा होगा, यह भी ध्यान रखना चाहिए हमें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बाबू के बारे में बताना चाहूंगा। जब संविधान सभा बना तो संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते जब उसकी बैठक हुई तो 1946 में राजेंद्र प्रसाद ने जो कहा, उनके ही हूबहू शब्द हैं संविधान सभा की बैठक में कि हमारी भावनाएं भले हमें जो भी कहती हों, हमारी भावनाएं हमें भले जो भी कहती हों, लेकिन हमें यह मानना होगा कि संविधान बनाने के काम में लगे हम में से अधिकतर लोग हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी में ही खुद को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हैं। 1946 में संविधान सभा की बैठक में राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम में से अधिकांश लोग हिंदी के मुकाबले अंग्रेजी में ही खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त कर सकते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजी नहीं आती थी? क्या महात्मा गांधी अपने को अंग्रेजी में अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे? क्या महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ अंग्रेजी में नहीं लिख सकते थे? महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः गुजराती में लिखी हुई है, अंग्रेजी में उसका अनुवाद है। जो अपनी मूल आत्मकथा है महात्मा गांधी ने गुजराती में लिखी है। क्या महात्मा गांधी विदेश नहीं गए थे? क्या महात्मा गांधी को अंग्रेजी नहीं आती थी? और ये सारे लोग, पंडित नेहरू का मैंने जो संदर्भ लिया, राजेंद्र प्रसाद का जो मैंने संदर्भ लिया, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं यह भी हमें देखना चाहिए कि क्या दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी। जब नया निजाम आता है, जब कोई नई सत्ता आती है या कोई नया व्यक्ति पावर में बैठता है तो उससे बड़े बदलाव की उम्मीद की जाती है, और यही वक्त होता है कि जब वो बड़े बदलाव कर सकता है, यथास्थितिवाद को तोड़ सकता है। वरना एक बार कुर्सी पे बैठने के 2-4 साल बाद फिर आदमी रोजमर्रा के कामों में लग जाता है। क्या जितने साहस की उम्मीद भाषा को लेकर भारत के पहले कैबिनेट से और पहले प्रधानमंत्री से की जा रही थी, अगर वो सच में उस उम्मीदों पे खरे उतरते तो जो एक भय का भूत दिखाया गया कि दक्षिण भारत में दंगे हो जाएंगे, भारत के टुकड़े हो जाएंगे, मैं बार बार एक सवाल पूछता हूं कि क्या अगर भारत को आप इसी हिसाब से देखें तो उत्तर भारत भी है, दक्षिण भारत भी है, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है। अगर हिंदी का विरोध दक्षिण भारत के 2-3 राज्यों में हुआ तो क्या पूर्वोत्तर से हिंदी विरोध की कोई आवाज आई? क्या यह पक्ष नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर भारत में कश्मीर से कोई हिंदी के विरोध की आवाज आई उस समय जब दक्षिण भारत में हिंदी विरोध आंदोलन चल रहा था? क्या पश्चिम भारत में, जहां पे राजस्थान और गुजरात जैसे बाद में जिसका विभाजन हुआ उस समय, तो जो पश्चिम का प्रांत था, जो पश्चिमी तट है, क्या वहां से हिंदी विरोध की आवाज आई? तो हमारे राजनेताओं ने इस बात पे क्यों जोर दिया कि दक्षिण भारत से हिंदी विरोध की आवाज आ रही है, और इसके आधार पे जो है भाषा के मसले को, राजभाषा के मसले को जो है टाल दिया जाए, हिंदी और अंग्रेजी को साथ साथ अटैच किया जाए। उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि भारत के शेष 3 हिस्सों से हिंदी की स्वीकृति आ रही है? मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी के प्रयासों से 1917 में बाल गंगाधर तिलक का भाषण जो है हिंदी में हुआ, और 1920 के बाद महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस अधिवेशन में सारे काम हिंदी में होने लगे, और सुभाष बाबू जो कि बांग्ला भाषी थे, अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनके अधिकांश भाषण हिंदी में होने लगे। और सुभाष चंद्र बोस की मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनकी मातृभाषा क्या थी? बांग्ला थी। और हम सबों को पता है कि बंगाल में अपनी मातृभाषा को लेकर, अपनी संगीत को लेकर क्या जो है लोगों का जुड़ाव रहा है। आखिर किन कारणों से मराठी भाषी विनोबा भावे हिंदी के पक्ष में आए, सुभाष चंद्र बोस पक्ष में आए? ये जो पूरी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के होते हुए भी हमने कहीं ना कहीं क्या हिंदी के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ठोस पहल की, या हिंदी को ढुलमुल खाते में डाल दिया? है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग तो एक फुटकल खाते में कुछ रचनाकारों को शुक्ल जी ने डाल दिया है। और आप देखिए कि शुक्ल जी के बाद हिंदी का कितना इतिहास लिखा गया, लेकिन कोई भी उन फुटकल रचनाकारों को मुख्य धारा में नहीं ला पाया। ये मैं मजाक कर रहा हूं आपसे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उस समय शीर्ष नेतृत्व ने हिंदी को फुटकल खाते में डाल दिया, वहां से हिंदी जो है निकल ही नहीं पाई।
एक सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा था कि जब हम हिंदी दिवस मनाते हैं तो एक बात की ओर और इशारा करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का विरोध जो है गैर हिंदी भाषियों ने किया, ये एकदम भ्रामक तथ्य है। मैं बस उन संदर्भों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि जिन संदर्भों में हम भारत की भाषा समस्या को समझ सकें। भारत की भाषा समस्या देखिए, ये तो प्राचीन काल से ही है। जब संस्कृत राजकाज की भाषा थी तो आम जन नहीं समझते थे, जब फारसी थी तो अब आम लोग नहीं समझते थे। ये जो कहावत बनी कि देखो रे तकदीर का खेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी फारसी जानने वाला व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो बहुत चिंता की बात होती थी। जैसे आज के समय में अगर अंग्रेजी जानने वाला बेरोजगार है तो सब लोग जो है अफसोस जताते हैं। हिंदी तो बहुत बाद में आई, कचहरियों तक में बहुत बाद में आई, अदालतों तक में बहुत बाद में आई। पंडित मदन मोहन मालवीय के उन प्रयासों से उन चीजों की चर्चा बहुत विस्तार से अपनी किताब रस्सा कस्सी में वीर भारत तलवार जी ने की है। मैं ये जो बात बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जो गैर हिंदी भाषी प्रांत के लोग हैं उन्होंने हिंदी का विरोध किया। मैं पुनः आपको उसी संदर्भ में ले जाना चाहूंगा जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके एक दिन पहले संविधान सभा में हिंदी को लेकर बहस हुई, राजभाषा को लेकर बहस हुई। मेरे पास पंडित नेहरू का भी वो कोटेशन होगा। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गैर हिंदी भाषी हैं, अगर कोई आपसे कह रहा है कि दक्षिण में हिंदी का विरोध है, उड़ीसा में हिंदी का विरोध है, महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध है, तो ऐसा एकदम नहीं है। क्योंकि विरोध की राजनीति जो है उसकी अपनी एक राजनीति है और उसके पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ है। मैं आपको एक तथ्य बता रहा हूं। 14 सितंबर से एक दिन पहले 13 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को लेकर जो बहस हुई, उस बहस में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलवाने का आग्रह करने वालों में गैर हिंदी भाषी प्रांत के नेता ज्यादा थे। हिंदी भाषी प्रांत के तो नेता थे ही, गैर हिंदी भाषी प्रांत के लोगों ने हिंदी का पक्ष लिया। हिंदी के पक्ष में बोलने वाले लक्ष्मी नारायण साहू की मातृभाषा मदर टंग हिंदी नहीं उड़िया थी। लक्ष्मी नारायण साहू के बाद नरहर विष्णु गाडगिल, जिनको एनवी गाडगिल कहा जाता है, जो भारत के पहले ऊर्जा मंत्री थे, उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं मराठी थी। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए इसके पक्ष में बोला। हिंदी के पक्ष में बोलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मातृभाषा हिंदी नहीं बांग्ला थी। उन्होंने हिंदी का पक्ष लिया और कहा कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जाए। ये सारे लोग गैर हिंदी भाषी प्रांत के लोग थे। महात्मा गांधी गुजराती भाषी थे, सुभाष बाबू बांग्ला भाषी थे, विनोबा भावे मराठी भाषी थे। और हमें यह भी देखना चाहिए कि कैसे ये समस्याएं बढ़ी। जिस संविधान सभा ने हिंदी के लिए इतनी वकालत की है ना, एक और तो हिंदी के लिए वकालत हो रही थी और एक और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा खुलेआम, कम से कम हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी आत्म स्वीकृति सबके सामने स्वीकार तो की। एक मैं कथन बता रहा हूं कि उसी 13 सितंबर 1949 को संविधान सभा में बोलते हुए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा। उस दिन बोलते हुए पंडित नेहरू जी ने कहा कि किसी विदेशी भाषा से कोई देश महान नहीं बन सकता, क्योंकि कोई विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं हो सकती। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 सितंबर 1949 को कहा। देखिए क्या है कि शब्द कुछ और है और कर्म कुछ और है, तो खाई पैदा होगी। मैं कहूं वर्ड्स और एक्शन जब मैच नहीं करेंगे तब बहुत सारी चीजें जो है उस तरीके से उस तरीके से गलत आधार मिलेंगी। मैं आपको एक और बात बताऊं कि राजभाषा जो है जिसको आज हम मना रहे हैं, तो हिंदुस्तान में पहला राजभाषा कब बना? ये जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस जो है, तो पहला हिंदी दिवस हिंदुस्तान में 4 साल बाद 1953 को जब हिंदी दिवस मना, 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मना। और सबको पता है कि जो है उसके बाद क्या हुआ, हिंदी को कैसे लिंगर ऑन किया गया, लटकाया गया, कैसे हिंदी के लिए जो है नकारात्मक परिस्थितियों पे ज्यादा जोर दिया गया और हिंदी के लिए जो सकारात्मक परिस्थितियां हो रही थी उनको नजरअंदाज कर दिया गया। ये 8 सितंबर 1956 का एक नेहरू जी का, हालांकि 2 पैराग्राफ का है, मैं बस आपको बता रहा हूं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के चूंकि सबसे बड़े नेता तो थे ही, प्रधानमंत्री थे और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी थे, वही निर्णय कर सकते थे। पंडित नेहरू ने 13 सितंबर 1949 को तो कहा कि कोई विदेशी भाषा में काम नहीं हो सकता है, महान नहीं बन सकता है देश।
लेकिन 8 सितंबर 1956 को उन्होंने संसद में भाषा के सवाल पर एक भाषण दिया और शुरू से अंत तक वे अंग्रेजी का महत्व ही समझाते रहे। यानी 49 से लेकर 56 तक 7-8 सालों में पंडित नेहरू के समझने में क्या चीजें आई, बदलाव आ गया और उसके बाद से हिंदी का जो है बहुत सारी चीजें बदलती रही। हिंदी लटकती रही, ये होती रही। दो चीजों की ओर हमें यह देखना होगा कि हिंदुस्तान में एक तो तबका है जिसने हिंदी को रोक के रखा और एक तबका है जो हिंदी के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, जिसमें मैंने कहा कि मैं महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया जो है उनका ये जिक्र करता हूं। आप ये देखिए कि राम मनोहर लोहिया ने भाषा के सवाल पे बहुत कुछ लिखा है। उनकी जो किताब है लोक भारती से आई है, भारत माता धरती माता, और अब तो राम मनोहर लोहिया रचनावली भी छप चुकी है 7-8 साल पहले 2011 में अनामिका प्रकाशन से। तो आप अगर वक्त मिले तो देखिए। लोहिया ने भाषा के मसले पे जितनी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चलाया, इस देश में जो है नारा दिया कि अंग्रेजी में, उसी दौरान और लोगों ने नारा दिया कि अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। और अंध अंग्रेजीकरण के दौर में, आज भी हम लोग अंध अंग्रेजीकरण के दौर में हैं, उस अंध अंग्रेजीकरण के दौर में लोहिया ने देसी भाषाओं की प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ी, सिर्फ हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं लड़ी। और यहां मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि कई लोग जो हिंदी का विरोध करते हैं वो दो तर्क देते हैं कि हिंदी साम्राज्यवादी भाषा है। अभी हम आएंगे उसमें, दक्षिण भारत में आएंगे, पेरियार क्या मानते थे उस पे आएंगे। और अगर हिंदी की जगह अगर हिंदी को लागू करें और अंग्रेजी को देश से विदा कर दें तो फिर ज्ञान विज्ञान का काम कैसे होगा, ऐसे कुछ लोग तर्क देते हैं। देखिए मैं लोहिया को पढ़ रहा था और लोहिया ने उसमें एक बहुत दिलचस्प प्रसंग की ओर इशारा किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि हिंदुस्तान में दो तरीके के चीज हैं। एक तो लोहिया कहते थे कि सामंती भाषा है, सामंती वेशभूषा है, सामंती भोजन है और सामंती भवन है। दूसरी तरफ लोक भाषा है, लोक की वेशभूषा है, लोक का आवास है और जो है लोक की बोली है। लोहिया ने बड़ी मजेदार बात कही कि हिंदुस्तान में आमतौर पे तो बंदूक और ताकत के बिना सिर्फ गिटपिट भाषा करके ही लोगों को दबाए रखा जाता है। और लोहिया एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण देते थे कि हिंदुस्तान में अगर भय पैदा करना हो तो सिर्फ भूषा से और वेशभूषा से, सिर्फ भूषा से और भाषा से लोगों में भय पैदा किया जा सकता है। अगर कोई अंग्रेजी ढंग का वेशभूषा पहन ले, हैट लगा ले, सूट पहन ले, जूता पहन ले, टाई पहन ले, है ना, रुमाल ले ले हाथ में, तो उसको देख के लोग डर जाते हैं, क्योंकि धोती पहने और कुर्ता पहने लोग को देख के कोई नहीं डरता है। तो एक तो लोहिया ने कहा कि बिना कुछ बोले वेशभूषा से हिंदुस्तान में लोग डर जाते हैं। और दूसरा भाषा, अगर आप अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं तो सामने वाला दबाव में आ जाता है कि हाँ ये कोई बड़ा आदमी है, क्या करता है, कैसे करता है, कुछ नहीं पता, लेकिन लोग दबाव में आ जाते हैं। तो ये जो लोहिया ने कहा कि बिना किए हिंदुस्तान में दो तरीके, बिना कुछ किए वेशभूषा से और भाषा से लोगों को दबा देते हैं। बेसिकली क्या, देखिए कि भाषा पे दुनिया में, भारत में बहुत लोगों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे अध्ययन किए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। मैं आपको बताऊं कि पियरे बोर्दिये जो है एक बड़े विद्वान हुए हैं और पियरे बोर्दिये का साफ साफ मानना है भाषा को लेकर कि जैसे प्रभु वर्ग के पास या जैसे लोगों के पास पूंजी होती है, कैपिटल होता है, वैसे ही भाषा भी जो है कुछ लोगों के लिए सांस्कृतिक पूंजी है, कल्चरल कैपिटल है। जैसे हम आप में से कुछ छात्र हैं तो वो अपनी पूंजी लेके आते होंगे, महीने का 2000-5000 रुपया लेके आते होंगे। सैलरी वाले के पास एक पूंजी होती है, सैलरी के बाद कुछ बचत करके आया, तो उसी पूंजी के आधार पर उनका जीवन चलता है। तो ये पियरे बोर्दिये ने कहा है कि भाषा जो है, भाषा भी एक कल्चरल कैपिटल है, एक सांस्कृतिक पूंजी है। और हिंदुस्तान के संदर्भ में आप देखें तो ये बहुत सही बात है। हिंदुस्तान में अंग्रेजी तो एक ऐसी पूंजी है कि अंग्रेजी बोल के आप लोगों पे दबाव पैदा कर सकते हैं, और जिसके पास ये पूंजी है वो निरंतर आगे जा रहा है, और जिसके पास ये पूंजी नहीं है वो इस पूंजी को लपकने के लिए, इसको अर्न करने के लिए बेचैन हो रहा है। तो हमें लगता है कि क्या है, हम एक भाषा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखिए कि महात्मा गांधी विदेश गए, अफ्रीका गए, एक आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद भी आके उन्होंने इतनी हिम्मत रखी कि भारत में पहले सार्वजनिक भाषण में बोलते हुए उन्होंने हिंदी की वकालत की। हम में से कितने लोग अगर विदेश जाएं, 2-4 साल रहें और वहां से आए तो मगही बोलेंगे, भोजपुरी बोलेंगे,
अंगिका बोलेंगे, राजस्थानी बोलेंगे, डोंगरी बोलेंगे या हिंदी बोलेंगे। ये जो तमाम चीज है, ये सारी चीजों को आप देखिए कि क्या हम हिंदी भाषी लोग हिंदी के समक्ष, हिंदी के पक्ष में खड़े हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां ही हैं। अभी हम संभावनाओं की भी चर्चा करेंगे। एक भाषा के रूप में हिंदी के समक्ष कितनी संभावनाएं हैं, या एक हिंदी का विद्यार्थी हिंदी क्यों पढ़े, वो हिंदी छोड़ के अंग्रेजी क्यों ना पढ़े, कॉमर्स क्यों ना पढ़े, मैनेजमेंट क्यों ना पढ़े, क्या हिंदी में उसको रोजगार मिल पाएगा, क्या हिंदी पढ़ के वो अपनी जीविका चला पाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जो अगले 15 से 20 मिनट में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो मैं बात कह रहा था कि लोक भाषा लोक भूषा, और पियरे बोर्दिये का जो मैंने प्रसंग लिया कि सांस्कृतिक पूंजी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब देश की लोकसभा में गए, जब वो सांसद बने, तो भी वहां उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के दौरान लगभग उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया, भ्रमण किया, और उसके बाद भाषा को लेकर, हिंदी की प्रतिष्ठा को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई। पिछले 30-40 सालों में हिंदी को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हुआ हो, कोई बड़ी राजनीतिक पहल हुई हो, कोई बड़ा मांग पत्र लोगों की तरफ से सरकार को दिया गया हो, तो ऐसा मेरी स्मृति में नहीं है। बस चल रहा है, यथास्थितिवाद बना हुआ है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, अभी मैंने आप लोगों से एक प्रसंग उठाया था कि हिंदुस्तान के लोगों ने मैकाले की धारा का ग्रहण क्यों किया। विलियम जोन्स की भी धारा थी। वस्तुतः लोहिया कहते हैं कि जो ताकत होती है, सब कोई उसकी नकल करना चाहता है, हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, और मनुष्य के भीतर ताकत की नकल करने की एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, और जिसके कारण वो ताकतवर समूह से जुड़ना चाहता है। और अंग्रेजी तो ताकतवर समूह की भाषा है। हालांकि अंग्रेजी के इतिहास को भी लेकर अभी मैं बहुत उस पर भी थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करूंगा। लोहिया ने एक बात कहा है कि जैसे हिंदुस्तान के प्रसंग में आप देखिए, लोहिया कहते हैं कि देहातों में लोगों पे भूत चढ़ जाता है। अब भूत कितना सही होता है, कितना गलत होता है, आप में से सारे लोग जानते हैं। लोहिया ने लिखा है अपनी किताब भारत माता धरती माता में कि जब देहात में लोगों पर भूत चढ़ता है तो ओझा बुलाया जाता है। ओझा आता है, अपना पूरा जो है ताम झाम फैलाता है, और फिर सरसों चावल लेके ऐसे मारता है और बुदबुदाता है, कान में मंत्र फूकता है, फिर भूत उतार देता है। तो लोहिया ने कहा कि जो है ये जो ओझा को एक पकड़ा उन्होंने, और ओझा से कहा कि भाई तुम्हारा क्या मंत्र है, मुझे बताओ। तो ओझा ने कहा कि अगर मैं अपना मंत्र ही आपको बता दूं तो फिर मैं काहे का ओझा। ये एक बहुत ग्रामीण प्रसंग है। चूंकि राम मनोहर लोहिया फैजाबाद में पैदा हुए, अयोध्या के पास पैदा हुए, तो इस तरीके से उनका जुड़ाव था लोक से। लोहिया ने इस संदर्भों को लेकर देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा कि जैसे ओझा भूत भगाने का खेल करता है अपना ताम झाम करके, उसी तरीके से हिंदुस्तान में अंग्रेजी को सामने रखकर, गिटपिट भाषा में बोलकर इस हिंदुस्तान के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने का खेल कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। इन संदर्भों को मैं और आपको स्पष्ट करता हूं। आप सोचिए कि क्या यह संभव है कि जापान की सुप्रीम कोर्ट को जो भी कहा जाता है, मुझे नहीं पता है, जापान की सर्वोच्च अदालत में कोई विदेशी भाषा में मुकदमा लड़ा जाए, या फ्रांस की सर्वोच्च अदालत में फ्रेंच छोड़कर किसी दूसरी भाषा में मुकदमा लड़ा जाए। और मजा तो तब है कि फ्रांस में उस देश की भाषा आप नहीं बोल सकते हैं। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में क्या हिंदी में मुकदमा लड़ा जा सकता है? आज गूगल का जमाना है, आप लोग गूगल कर लीजिए। क्या हिंदुस्तान में कितने हाई कोर्ट हैं जहां अंग्रेजी में आप अपनी बात कह सकते हैं? देश की सुप्रीम कोर्ट में, सबसे बड़े न्याय के भवन में, क्या हिंदी में मुकदमा लड़ा जा सकता है? हिंदी में क्या बहस हो सकती है? यानी हमारे देश का जो जनता है उसकी जीभ पर हिंदी है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में उसकी जीभ काट ली जाती है। महात्मा गांधी ने 1916 में कहा कि ये जनता कितनी भोली है जो ताली बजाती है। सुप्रीम कोर्ट में आप पैसा देते हैं अपने वकील को, आपके लिए वो लड़ता है हाई कोर्ट में, लेकिन कितने लोग हैं, कई गांव के लोग भी हैं, छोटे शहरों के लोग भी हैं, जिनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचता है और वकील लाखों में फीस लेता है। लेकिन जो वादी है, प्रतिवादी है, जो मुवक्किल है, वो जान ही नहीं पाता कि हमारा वकील क्या पैरवी कर रहा है। उसको जो फैसले की कॉपी दी जाती है उसको अनुवाद करके बताना पड़ता है। आप सोचिए कि क्या दूसरे देशों में, जापान में ऐसा संभव हो सकता है, रूस में ऐसा संभव हो सकता है, चीन में ऐसा संभव हो सकता है? ये इसका एक पक्ष है।
एक भाषा के रूप में क्या हिंदी की प्रतिष्ठा हम अपने देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर में कर पाए हैं? आज मैं प्रश्न पत्र देखता हूं, जब आज का मतलब कि जब भी परीक्षाएं होती हैं, आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, चाहे राज्य लोक सेवा के अच्छा प्रभाकर सर जुड़े हैं, प्रणाम सर। ये बड़ा संकोच का भी विषय होता है कि जब आपके शिक्षक ही आपको सुनने जुड़ जाए तो अतिरिक्त नैतिक दबाव पड़ जाता है। सादर प्रणाम सर। हाँ, तो ये क्या हो सकता है कि दूसरे देशों में कि वहां की भाषा ना हो? एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई कॉन्वेंट स्कूल में हुई, और मेरे जैसे कई लोगों की पढ़ाई जो है कॉन्वेंट स्कूल में हुई। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, आप सोच के देखिए कितनी विडंबना की बात है, और हमारा ध्यान नहीं जाता है, जहां अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा 1 रुपया। क्या यह संभव है कि फ्रांस में कोई व्यक्ति टिफिन के टाइम में कोई 2 बच्चे फ्रेंच में बात करें और उनको 1 रुपया जुर्माना देना पड़े? जर्मनी में 2 बच्चे जर्मन में बात करें स्कूल के कैंपस में और उनको जो है जुर्माना देना पड़े? लेकिन हिंदुस्तान में हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, भोजपुरी में बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है, अवधी में बात कर रहा है, तो उसको तुरंत प्रिंसिपल या क्लास टीचर कहेंगे कि तुमको 1 रुपया दिया जा रहा है। उसको ठोक ठोक के अंग्रेजी के लिए हम बना रहे हैं, और माता पिता बच्चे को दे रहे हैं कि लो इसको ठोक पीट के अंग्रेजी के लिए बनाओ। आपको प्रथम दृष्टया ये लगेगा कि माता पिता का दोष है, लेकिन क्या दोष माता पिता का है? क्या हिंदी इस देश में, जिस प्रश्न की ओर मैंने शुरू में इशारा किया था, क्या हिंदी इस देश में रोजगार की गारंटी देने वाली भाषा बन सकती है जैसे अंग्रेजी है? और अगर बन सकती है तो उसके लिए कौन सा काम करना पड़ेगा? मैं जिन संदर्भों की ओर चर्चा कर रहा था उसमें एक संदर्भ ये भी थे कि जो लोग कहते हैं कि अगर इस देश से अंग्रेजी को हटा दिया जाए तो हम काम किस में करेंगे? कितना भोला तर्क है, लेकिन कितना बेहुदा तर्क है। वो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी ज्ञान विज्ञान की भाषा है, अगर अंग्रेजी नहीं रहेगा तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। उनसे एक सवाल आप पूछिए कि जब रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट लॉन्च किया था तो उसमें कितने वैज्ञानिक अंग्रेजी जानते थे? या आज भी रसिया में कितने लोग अंग्रेजी जानते हैं? क्या विज्ञान का अंग्रेजी के साथ कोई संबंध है? या विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, दर्शन शास्त्र का, कॉमर्स का, लॉ का, विधि का अंग्रेजी भाषा के साथ कोई संदर्भ है? या उस ज्ञान को हमें जानना है? जगदीश चंद्र बसु और सत्येन बोस की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सत्येन बोस बार बार कहते हैं कि दुनिया में कोई भी विज्ञान का ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसे मैं बांग्ला में अपनी माता को नहीं समझा सकता हूं। ये जो हम विषय को लेके अपने ऊपर एक गठरी की तरह बैठे रहते हैं। अभी मैं महात्मा गांधी के संदर्भों से बात कर रहा था। आज हिंदुस्तान के बच्चे को देखिए स्कूल भेजा जाता है कि वो अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए, और वो हिंदी में बात करता है तो उसे 1 रुपया या कुछ दंड स्वरूप ले लिया जाता है ताकि आगे वो अंग्रेजी में और कुशल वक्ता हो जाए। पूरा देश, आज देश के छोटे छोटे गांव, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार के छोटे छोटे जिलों में कस्बों कस्बों तक कॉन्वेंट स्कूल पहुंच चुके हैं। ये क्या हम सबों की सामूहिक जिम्मेदारी है, विफलता है, या सरकार की विफलता है? आज जो अंग्रेजी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, मुझे रामचंद्र गुहा का एक लेख याद आ रहा है। मैंने ये 5-7 अपने एमफिल के दौरान ये मैंने लेख पढ़ा था 2012 में। रामचंद्र गुहा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। रामचंद्र गुहा ने कहा कि हिंदी के समर्थक वस्तुतः हिंदी की लड़ाई हार चुके हैं। मैं आपको अलग अलग मतों से अवगत करा रहा हूं। ये रामचंद्र गुहा का हिंदुस्तान में लेख छपा था, वो आज भी मेरे पास आर्टिकल है। उन्होंने कहा कि हिंदी के समर्थक हिंदी की लड़ाई हार चुके हैं, बस वक्त की बात है कि हिंदी कब समर्पण करती है। क्या रामचंद्र गुहा के इस कथन में कोई सार तत्व है? क्या अगले 50 साल बाद हिंदी का स्थान अंग्रेजी ले लेगी, जैसा कि अभी इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं अखबारों में, या 200 साल बाद या 300 साल बाद? एक महत्वपूर्ण प्रसंग मैं दलित साहित्यकार चंद्रभान प्रसाद का आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। चंद्रभान प्रसाद जो है, आप में से कई लोग जानते होंगे, टीवी पे भी कभी कभी आते रहते हैं। उन्होंने अंग्रेजी देवी की मूर्ति स्थापित की है, अंग्रेजी देवी की मंदिर बनाई है। उनका कहना है कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, इस अंग्रेजी की पूजा करो, इस अंग्रेजी की पूजा करोगे ये अंग्रेजी सब देगी।
पद देगी, रोजगार देगी, टीवी पे तुमको आने का मौका देगी, पैसा देगी, शोहरत देगी और तुमको एकदम जेंटलमैन बना देगी। प्रश्न ये नहीं है कि चंद्रभान प्रसाद ने ये किया, प्रश्न ये है कि चंद्रभान प्रसाद ने ऐसा क्यों किया। क्या अंग्रेजी सच में प्रभु वर्ग की भाषा है और हिंदी वाले हम लोग एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम सारे लोग जो हिंदी दिवस पे यहां इकट्ठा हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हिंदी के समर्थक हैं और हिंदी पे मंडराते हुए खतरे को देखना ही नहीं चाहते, या हम लोग हिंदी को अपनी माता मानते हैं और उस मोह से हम निकल नहीं पा रहे हैं। मुझे ग्रीक दंत कथाओं का एक प्रसंग याद आता है। एक नार्सियस नामक युवक था। ग्रीक दंत कथाओं में नार्सियस का जिक्र आता है। नार्सियस एक युवक था, बेहद खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत युवक था। इतना खूबसूरत था नार्सियस कि वो अपनी खूबसूरती पे खुद ही मोहित हो गया था। आत्ममुग्ध कहते हैं ना, तो नार्सियस अपनी खूबसूरती पे खुद ही मोहित हो गया था और दिन भर अपनी खूबसूरती को निहारता था। तो उस समय तो आईना तो होता नहीं था, तो नार्सियस कहां निहारता था अपने आप को? कुएं के मुंडेर पे जाके ऐसे निहारता था, सरोवर के किनारे जाके ऐसे अपने को निहारता था, या कहीं कोई तालाब हो और पेड़ की डाल पे चढ़ के ऐसे निहारता था, अपने प्रतिबिंब को निहारता था नार्सियस। और कहता था कि मैं मन में सोचता था कि मैं कितना खूबसूरत हूं। उसका एक ही काम था, खुद को निहारना। और एक दिन वो इसी तरीके से अपने को निहार रहा था और उसी सरोवर में डूब के मर गया। अपने को निहारते निहारते अपनी खूबसूरती पे मुग्ध होते होते ही नार्सियस मर गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदी के लोग अपनी खूबसूरती, अपनी ताकत कि हम इतने लोग हैं, इस पे निहारते निहारते आत्ममुग्धता का शिकार हो रही है और एक सीमा में, एक चौखट में जड़ गई है। ये प्रश्न कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसपे हमें सोचना चाहिए और जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। अंत में मैं दो प्रसंगों की ओर इशारा करूंगा। अजीत, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमारे पास कितना टाइम है और कब समाप्त करना है। ये जो मैं बात कह रहा था आपको कि अंग्रेजी को कैसे हम लोगों ने एक प्रभुत्व वर्ग की भाषा बना दिया है और कैसे अंग्रेजी के दबदबे में हमारा जो पूरा हिंदुस्तान का नया युवा वर्ग है जो स्कूल जा रहा है अभी, वो कैसे उस दबाव में महसूस कर रहा है। अभी मैंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, सत्येंद्र बोस का जिक्र किया, है ना, रूसी वैज्ञानिकों की जिक्र की। महात्मा गांधी ने और कई शिक्षाविदों ने इस बात पे बड़ा जोर दिया है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या जरूरी है, भाषा का ज्ञान या विषय का ज्ञान। अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति क्या गारंटी है कि वो कॉमर्स की अच्छी जानकारी रखता होगा, सोशियोलॉजी की अच्छी जानकारी रखता होगा, फिलॉसफी या केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी रखता होगा। भाषा ज्ञान जरूरी है या विषय ज्ञान जरूरी है? आज हम बच्चों को ठोक पीट के अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं 2021 में। मैं एक बात का जिक्र करता हूं अक्सर अपने व्याख्यानों में कि हम जब महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं तो हम उसकी चर्चा तो करते हैं हिंद स्वराज की, हम चर्चा करते हैं उनकी आत्मकथा की, लेकिन एक और किताब महात्मा गांधी ने लिखी है और उस किताब की हम लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं, बहुत कम चर्चा करते हैं। उस किताब का नाम है मेरे सपनों का भारत। महात्मा गांधी की एक किताब है मेरे सपनों का भारत और मेरे पास जो प्रति है वो राजघाट बनारस से ही छपी है, तो आप लोग चाहेंगे तो वहां ले सकते हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पे मिल जाती है बहुत आसानी से। तो महात्मा गांधी की उस किताब का एक अंश मैं पढ़ रहा हूं कि देखिए ये जो अंग्रेजी का दबाव है, आज भारत आजाद हुआ और गांधी जी ने इस दबाव को कहीं ना कहीं महसूस किया था। मैं उस किताब का एक अंश पढ़ रहा हूं। महात्मा गांधी का 2 लाइन है कि महात्मा गांधी लिखते हैं कि 12 वर्ष की उम्र तक मैंने जो भी शिक्षा पाई वह अपनी मातृभाषा गुजराती में पाई थी। इसके बाद मैं एक हाई स्कूल में दाखिल हुआ, लेकिन स्कूल मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी ठूसना था। इसलिए हमारा आधे से अधिक समय अंग्रेजी सीखने और उसके मनमाने हिज्जों तथा उच्चारण पर काबू पाने में लगाया जाता था। अब आप देखिए कि महात्मा गांधी गुजर गए, पंडित नेहरू नहीं रहे, लोहिया नहीं रहे, एक बड़ा लंबा अरसा हमने तय कर लिया, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में जो गांधी कह रहे हैं कि मास्टर का काम हमारे दिमाग में अंग्रेजी ठूसने में रहता था, तो क्या अंग्रेजी आज भी सायास हम लोगों के दिमाग में ठूसी जा रही है या हम लोग खुद अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं? जिस प्रसंग की ओर मैंने जिक्र किया था कि
जो हिंदी को लोग कहते हैं कि हिंदी के लिए क्या किया जाए। जैसे मैंने इतनी सारी बातें कही, तो कोई भी आप में से कह सकता है कि ठीक है, आप बहुत सारी समस्याएं हैं, हिंदी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि हम करें और हिंदी को जो है बल मिले, हिंदी को ताकत मिले। 3 चीजों की ओर मैं सबसे महत्वपूर्ण चीजें समझता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हिंदी की साहित्यिक परंपरा बहुत विराट है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। क्योंकि जिस भाषा के पास तुलसीदास हैं, कबीर हैं, जयसी हैं, प्रेमचंद हैं, निर्मल वर्मा है, मोहन राकेश हैं, धनवीर भारती हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, आप कितने भी नाम जोड़ सकते हैं। एक से एक व्यक्ति हैं, गद्य में हो, पद्य में हो, उपन्यास में हो, नाटक में हो, कहानी में हो, कविता में हो। तो हिंदी की साहित्यिक परंपरा तो दुनिया के किसी भी साहित्य को टक्कर दे सकती है, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी हो साहित्य हो, अंग्रेजी हो। लेकिन क्या हिंदी ज्ञान विज्ञान की भाषा है? आप समझिए कि हिंदी अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा की बदौलत 21वीं सदी की चुनौतियों से क्या निपट पाएगी? अगर हम हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं बनाएंगे और फिर हम ये अफसोस करेंगे कि लॉ में बच्चे हिंदी के कैसे नहीं हैं, केमिस्ट्री में कैसे नहीं हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हिंदी में केमिस्ट्री की किताबें हैं। कोई बच्चा अगर लॉ हिंदी में पढ़ना चाहे तो भारत के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो जा सकता है? केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो, क्या हिंदी माध्यम में इनकी पढ़ाई हो सकती है? और अगर नहीं हो रही है तो क्या इसके लिए मैकाले को आज भी जिम्मेदार ठहराया जाए? यह एक सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है और इससे हम सारे लोगों के सवाल जुड़े हुए हैं। तो पहला जो मेरी तरफ से जो भी मैं महसूस करता हूं कि अगर हिंदी का विस्तार करना है तो आपको हिंदी को ज्ञान की भाषा बनानी पड़ेगी। दूसरा, अभी जिस अंग्रेजी का प्रभुत्व है, मैं आपको बता रहा था कि उस अंग्रेजी के बारे में आप एक दिलचस्प तथ्य जानिए कि 1870 ईस्वी तक, 1845 में तो मैकाले यहां अंग्रेजी ला चुके थे और अंग्रेजी पढ़ाने वाले, अंग्रेजी रटने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी दिनों दिन। लेकिन 1870 तक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये दुनिया के 2 बड़े विश्वविद्यालय हैं, 1870 तक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में अंग्रेजी लिटरेचर का एक भी प्रोफेसर नहीं था। यह आश्चर्यजनक तथ्य है, लेकिन तथ्य सत्य है। लेकिन अब 100-150 सालों में अंग्रेजी कैसे सबकी भाषा हो गई? और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या अंग्रेजी सच में विश्व भाषा है या अंग्रेजी के विश्व भाषा का हौवा खड़ा किया गया है? यह भी एक प्रश्न है। आप देखिए कि ज्ञान की भाषा के साथ अगर हिंदी की क्रय शक्ति अगर मजबूत नहीं होगी, अगर हिंदी भाषी जनता आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, क्योंकि आप निंदा करें, प्रशंसा करें, आप बाजार को, उदारीकरण को, ग्लोबलाइजेशन को नकार नहीं सकते हैं। बाजार उसी की भाषा बोलेगा जिसके पास सामान खरीदने की ताकत होगी। आज हिंदी के पास सामान खरीदने की ताकत है तो सदी के महानायक भी ठंडा ठंडा तेल लगा के और जो है आपसे अपनी जुबान में बात करते हैं। आज हिंदी के पास एक इतना बड़ा वर्ग है। अभी मैं देख रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार तकरीबन 52 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, यानी देश की आधी के करीब जनसंख्या, आधी से थोड़ी कम जनसंख्या हिंदी बोलती है, एक भाषा बोलती है। तो जिस भाषा के पास क्रय शक्ति होगी, और अंतिम बात कि जिस भाषा में राजनीतिक ताकत होगी, जिस भाषा में नियम कानून बनाने वाले लोग उसके प्रतिनिधित्व होंगे। अभी से पहले एक व्याख्यान था, वहां मैंने एक प्रसंग की चर्चा की थी, यहां भी मैं करना चाहूंगा। मुझे याद है कि 2009 के आसपास प्रणब मुखर्जी का एक व्याख्यान हुआ था, पटना में वो बोलने आए थे बिहार में 2009 के लोकसभा चुनाव में। और उस चुनाव में प्रणब मुखर्जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कई केंद्रीय मंत्रालयों का प्रभार रहा उनके पास और भारत के राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न है, एक बड़ा राजनीतिक जीवन उनका रहा, बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। 2009 में प्रणब मुखर्जी पटना में आए और चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही। वो बात मुझे याद है। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैं कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मुझे अच्छी हिंदी नहीं आती है। प्रणब हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते थे। आज मैं सोचता हूं तो यह महसूस करता हूं कि एक इतना बड़ा राजनेता
आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं? क्योंकि मैं अच्छी हिंदी नहीं जानता हूं। आज आप सोच के देखिए कि क्या कोई व्यक्ति जो अच्छी हिंदी नहीं जानता है वो दिल्ली के तख्त पे बैठ सकता है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि आप जब चुनाव में जाएंगे तो आपको किन किन लोगों से रूबरू होना पड़ेगा और उसकी भाषा कौन सी होगी। 1915 में गोखले जी के सलाह के बाद जब महात्मा गांधी पूरे हिंदुस्तान का दौरा करके आए, तब उन्होंने 1916 में हिंदी को जो है उसका महत्व देखा। गांधी जी देख चुके थे कि हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश को जोड़ सकती है। आज 1916 के 100 साल बाद, 105 साल बाद, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर कोई व्यक्ति साफ साफ हिंदी नहीं बोल सकता है तो क्या वह दिल्ली की गद्दी पे बैठ सकता है? इस सवाल को इंदिरा गांधी के समय और लाल बहादुर शास्त्री के समय भी पूछा गया था, जब कामराज थे। कामराज ने इस देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, किंग मेकर की भूमिका में थे, और उन्हीं के, चूंकि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे नेहरू जी के गुजरने के बाद, लाल बहादुर शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी। उस समय भी कामराज ने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती है, इसीलिए मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं। तो तमाम चुनौतियों के बीच एक अच्छी चीज है कि हिंदी भाषा ने वो ताकत दी है कि इस देश का भाग्य विधाता, निर्माता, उसको इस देश की जुबान समझनी होगी। जो 3 बातें मैंने कही कि जब तक हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं बनेगी, जब तक लाखों लाख लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कॉमर्स की पढ़ाई ये हिंदी भाषा में नहीं करेंगे, तब तक हिंदी सिकुड़ती जाएगी। और जैसे ही हिंदी में हम इन सारी चीजों की, ज्ञान विज्ञान की किताबें लाएंगे, हिंदी भाषा बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हिंदी भाषी जनता के क्रय शक्ति में इजाफा होगा, वैसे बाजार आपके घर तक आएगा। जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वैसे वैसे स्वतः हिंदी का विकास होगा। बाजार किसी का सगा नहीं होता है, बाजार सिर्फ क्रय शक्ति और पैसे का सगा होता है। और जिस हिंदी भाषा में मैंने कहा कि राजनीतिक ताकत होगी, जिसके लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, ये कुछ चीजें हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि हिंदी दिवस को लेकर जो 2 चीजें हैं, आप देखिए कि आज हिंदी दिवस है, तो मुझे ये बात थोड़ी, मैं कहता भी हूं कि आमतौर पे 2 तरीकों से मनाया जाता है। एक तो विश्वविद्यालयों में हिंदी मनता है, कार्यालयों में मनता है, बैंक में मनता है। हम लोग जाते रहते हैं, कभी रेलवे के ऑफिस में जाते हैं, कभी बैंकों में जाते हैं, और वहां बहुत अच्छा रहता है, एकदम रूम फ्रेशनर के साथ, बैनर, पोस्टर, गुलदस्ता, नाश्ता, और जो है लिफाफा के साथ जो है 2000-3000 रुपए के साथ जो है, और खूब हिंदी पे अच्छा भाषण दिया जाता है। हिंदी को मम्मी माता कहा जाता है। एक तो वैसे माहौल में बनता है हिंदी रूप अहो रूपम अहो भाग्यम। दूसरा एक हिंदी दिवस पे आयोजन होता है, उसमें हिंदी के सामने चुनौतियों की चर्चा की जाती है। हिंदी ये हो गई, हिंदी नष्ट हो गई, पहले वाली बात नहीं है। देखिए वस्तुतः दोनों स्थितियां अतिवादी हैं। हिंदी के सामने ठीक है चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी अपार हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उस हिंदी के किस पक्ष को देखते हैं। ये जो हिंदी दिवस है, उसमें कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं हिंदी को कैसे बचाएं, हिंदी को कैसे बचाएं। और ऐसा लगता है कि हिंदी जैसे कोई एक बुढ़ा बुजुर्ग हो या कोई लाचार बुढ़िया हो, जो रोड के किनारे ऐसे लाठी बकुली लेके खड़ी हो और उसको कोई हाथ लेके पार करा दे। देखिए अगर किसी भाषा को बचाने की जरूरत पड़े तो फिर उसका मर जाना ही अच्छा है। हमारे बचाने से, आपके बचाने से हिंदी बचेगी? कोई भी भाषा 10-15 लोग और 200 लोगों के बचाने से बचेगी? भाषा बचेगी, करोड़ों करोड़ लोग उस भाषा में बात करते हैं, करोड़ों करोड़ लोग उस भाषा में झगड़ते हैं, करोड़ों करोड़ लोग सुबह चाय की चुस्की पे जिस भाषा में बात करते हैं। भाषा विश्वविद्यालयों से और अखबारों के संपादकीय लिखने से कभी नहीं बच सकती है। मुझे महाभाष्यकार पतंजलि के उसका एक सूत्र याद आ रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य का एक सूत्र है कह शब्द। जिस भाषा और जिस शब्द को हम इतनी आसानी से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या वो इतनी आसान है या उसके पीछे पूरा अर्थशास्त्र छिपा है? क्या उसके पीछे एक पूरा गणित छिपा है? पतंजलि पूछते हैं कह शब्द, अपने महाभाष्य का जो है उनका, और वो बताते हैं कि शब्द क्या है, और उसके बाद पतंजलि जो है बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं कि शब्द क्या है। उसमें आगे चर्चा करते हुए पतंजलि एक उदाहरण देते हैं कि भाषा जो है, वो कहते हैं कि जैसे कुंभ का, घड़े का
जब घड़े की जब जरूरत होती है तो व्यक्ति कुंभकार के पास जाता है, कुम्हार के पास जाता है और कहता है कि घड़ा बना दो, तो कुंभकार उसके लिए घड़ा बनाता है। लेकिन अगर भाषा में शब्दों की जरूरत होती है तो कोई भी व्यक्ति किसी व्याकरण के पास, किसी विद्वान के पास जाके ये नहीं कह सकता है कि मुझे भाषा की जरूरत है और तुम मेरे लिए एक शब्द बना दो। मुझे ध्यान आ रहा है कि जो पतंजलि का ये जो सूत्र है, और इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाषा वो प्रयोग से निखरती है। कई लोग हिंदी को सरकार के भरोसे छोड़ देते हैं, विश्वविद्यालयों के भरोसे छोड़ देते हैं। हिंदी को किसी के भरोसे मत छोड़िए। हिंदी खुद अपने आप में इतनी सक्षम है। अभी आप देखिए कि शब्दों का जो निर्माण होता है, ये जब सरकार के फेर में शब्द पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि और गड़बड़ हो जाते हैं। कितने आयोग बने, कितनी शब्दावलियां बनी, लेकिन आप ये देखिए कि हम लोग एटीएम में जाते हैं, रोजमर्रा के जीवन का उदाहरण, हम किस भाषा का चयन करते हैं? हम क्यों नहीं हिंदी का चयन करते हैं? हम क्यों अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं? एटीएम में हम जाते हैं, बैंकिंग पे क्लिक करते हैं और फिर कैश विड्रॉवल पे क्लिक कर लेते हैं और पैसा निकाल के चल जाते हैं। हिंदी में नगद आहरण, नगदी आहरण कितने लोग देखे हुए जमाना हो गया होगा। तो जब तक आप हिंदी को जो है नगद निकासी लिख दो वहां। आप देखिए जब सरकारों के फेर में हिंदी पड़ी तो हिंदी का क्या यह हुआ, मुसाफिर खाना जो है वो प्रतीक्षालय बन गया। सरकारी हिंदी में मुसाफिर खाना प्रतीक्षालय बन गया। आना और जाना को आगम और निर्गम कर दिया गया। कंप्यूटर को जो है संगणक बना दिया गया सरकारी फाइलों में। ये जो शौचालय है उसको प्रसाधन कह दिया गया। भाई शौचालय को शौचालय रहने दो, उसको प्रसाधन कह दिया गया। जो इंजीनियर है उसको इंजीनियर नहीं, उसको अभियंता कहेंगे आप। तो ऐसे शब्द क्यों हम बना रहे हैं कि जिसमें हमारी जीभ टूट जा रही है, जिसमें हमें सोचना पड़े। जब लोग मजाक में कहते हैं कि रेल का आपने अनुवाद बताइए, लौह पथ गामिनी, तो ऐसे क्लिष्ट और संस्कृत निष्ठ हिंदी का क्या करें हम? भाषा ऐसी हो कि जो सबके लिए सुगम हो, सबके लिए सरल हो। और भाषा घिस घिस के बनती है, लोग उसको घिस देते हैं। भाषा प्रयोग से बनती है, मशीन से नहीं बनती है। सरकारें हिंदी दिवस मनाती हैं, हिंदी के लिए जो कुछ भी करती हैं, लेकिन किसी सरकार के बचाने से हिंदी नहीं बचेगी या कोई भाषा नहीं बचेगी। वह बचेगी लोगों के बोलने से, वो लोगों के प्रयोग करने से बने। अब एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप देखिए कि एक शब्द है आश्चर्य, लेकिन पूरे आप भक्ति काल में देख लेंगे या रीति काल में ये आश्चर्य आपको नहीं मिलेगा कहीं। ये अचरज है। कबीर दास ने इसको रगड़ के अचरज कर दिया है ना। 10 द्वारे का पिंजरा तांबे पंछी पौन, वो है ना कबीर दास का पद। ये उसी तरीके से एक शब्द मुझे याद आ रहा है कि ये हवाल, हवाल जो शब्द है, जो कबीरदास ने कहा ना कि जो नर बकरी खात है वाको कौन हवाल। ये जो हवाल शब्द है ये मूलतः अरबी का शब्द है, अहवाल। मूलतः अरबी का शब्द है अहवाल। अहवाल से अ गायब कर दिया कवियों ने और हवाल कर दिया। हवाल मतलब हाल, है ना, कि क्या हाल होगा। अमीर खुसरो की भी बहुत उसमें ये है पहेलियां हैं, जिसमें वो पहेली बुझाते हुए कहते हैं कि उस दिन मेरा कौन हवाल, है ना। तो ए सखी साजन न सखी बाल, बाल पे लेके जो उनका उनकी एक पहेली है। तो जो भाषा है, भाषा को कोई सरकार नहीं बचा सकती है ना बना सकती है। भाषा को बचाएंगे हम और आप, हम और आप बचाएंगे, हम और आप उसको बनाएंगे। हम भाषा को किसी आयोग के भरोसे छोड़ दें, किसी सरकार के भरोसे छोड़ दें और हाथ ऐसे करके कहें कि नहीं हिंदी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत हिंदी की स्थिति खराब है। तो एक बात मुझे बताइए, हिंदी को हम सब माँ कहते हैं। अगर माँ की स्थिति खराब है तो आपका क्या दायित्व बनता है? लोग बार बार, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदी मजबूत कैसे हो। मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें। ये जो हिंदी दिवस है ये हम सारे लोगों के लिए 2-3 चीजें सोचने का भी मौका देता है। सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही मैंने पढ़ाई शुरू की। आप ये देखिए कि इस देश में अंग्रेजी के लिए जो एक ढांचा विकसित किया गया शुरू से ही, क्या वैसा ढांचा हिंदी के लिए विकसित किया गया? जो इज्जत, जो रुतबा अंग्रेजी भाषियों को दी गई, क्या शुरू से ही वह दर्जा, वो रुतबा हिंदी भाषियों को दिया गया? हिंदी को पिछड़ों और गरीबों की भाषा किसने बनाई?
जिस देश के आजादी के नायकों ने महात्मा गांधी, सुभाष बाबू ने, उनकी संकल्पना के साथ, भारत संकल्पना के साथ निरंतर हिंदी जुड़ी रही। देश की आजादी में आपको पढ़ना चाहिए, चमनलाल जी ने संपादित किया है भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज, उसमें भगत सिंह का हिंदी भाषा पे लेख पढ़ना चाहिए। आपको लाला लाजपत राय के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने हिंदी के लिए क्या किया। आपको मोटूरी सत्यनारायण के बारे में जानना चाहिए। आपको श्रद्धाराम फिलोरी के बारे में जानना चाहिए, जिनके भजन हम गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। अपनी पीठ पे अपनी किताबों का गट्ठर बांध के उन लोगों ने प्रचार किया। आपको मदन मोहन मालवीय के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने हिंदी के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। आपको विनोबा भावे के बारे में जानना चाहिए। उस हिंदी के पास, जिसके पास इतने लोग हैं, इतनी सुदीर्घ विरासत है, क्या उसको अंग्रेजी की तरह देश आजाद होते ही शुरू से एक बराबरी का दर्जा दिया गया? ये एक प्रश्न है। आज देश के कितने विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा को छोड़ के और विषय हिंदी में पढ़ाए जाते हैं? मैं देश के 3-4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़ा रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जेएनयू से एमए और पीएचडी की पढ़ाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय में 2-2.5 साल पढ़ाया, अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हूं। क्या हिंदी बोलने वाला हमारा विद्यार्थी गर्व महसूस करता है? यह सवाल मेरे सामने उपस्थित होता है। हमने एक ऐसा हिंदुस्तान बनाया है जिसमें बच्चा स्कूल में जाता है और अपनी भाषा में बोलता है तो 1 रुपया दंड दो, फाइन दो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे घाव हैं, जो छोटे छोटे छेद हैं, यहीं से हिंदी का खून रिस रहा है। जरूरी नहीं कि किसी को मारने के लिए गर्दन काट दें। ये जो 10 जगह आपके शरीर में छेद हो जाएंगे ना और खून रिसेगा, आप शक्तिहीन हो जाएंगे और सांस लेते, जिंदा रहेंगे लेकिन सांस लेते रहेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का और मौजूदा प्रधानमंत्री का एक विषय में बड़ा ये करता हूं। आप देखिए कि इस देश में दफ्तरों में हिंदी को कितनी जगह दी गई। अनुवाद की भाषा के रूप में हिंदी को जगह दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग तक के प्रश्न पत्रों पर लिख दिया गया कि विवाद होने की स्थिति में अंग्रेजी के जो प्रश्न है वो मान्य होंगे। तो हमने कितनी जगह दी। हिंदी को रोजगार से जोड़ा क्या सरकारों ने? ये जो कुछ प्रश्न है, ये प्रश्न हम सबों के सामने उपस्थित होते हैं। आप देखिए कि जिस हिंदी को कभी संसद में नहीं जगह दी जाती थी, वो एक समय संयुक्त राष्ट्र संघ तक में गई। जब वाजपेयी जी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण दिया, उसके बाद उन्होंने कविता लिखी वाजपेयी जी ने। उस कविता की एक पंक्ति है कि विश्व मंच से गूंजी हिंदी, स्वप्न हुआ साकार। स्वप्न किसको कहते हैं? जो आपकी इच्छा हो, जिसके पूरा होने की उम्मीद हो लेकिन अभी नहीं पूरा हो पा रहा है, जो आंखों में अटका है, जो आपके दिमाग में है कि ये कब पूरा होगा। सोचिए, विश्व मंच से गूंजी हिंदी, स्वप्न हुआ साकार। उस संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, लेकिन एक समय वहां पे बोलना सपना सच होने जैसा था। ये करोड़ों करोड़ हिंदी भाषियों की ताकत है जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 125 भारतीयों की तरफ से मैं बोल रहा हूं। हिंदी के सामने निसंदेह चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बरक्स विराट अवसर है। मैंने आपको कहा ना कि जब देश के एक बड़े राजनेता कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मैं हिंदी नहीं जानता हूं, हम लोगों का क्या कर्तव्य है? हम हिंदी भाषी लोगों का क्या कर्तव्य है? हम जो हिंदी पढ़ते हैं, हम जो हिंदी लिखते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं अपने छात्रों से, अपने मित्रों से कि हम और आप ही हिंदी का परिचय पत्र है, आई कार्ड है। आप लोग बीएचयू में पढ़ते हैं तो बीएचयू में जो आई कार्ड मिलता है, मुझे भी मिला था 2005 से 8 तक, और उसको मोड़ के रखते थे और उसमें दिखाते थे मालवीय जी की फोटो। तो कहीं भी प्रोक्टोरियल बोर्ड वाले पूछते थे बाहर, तो हम लोग दिखाते थे कि ये हम देखिए बीएचयू के हैं। तो हिंदी के आई कार्ड कौन है? हम हैं, आप हैं, आप सारे लोग जो सुन रहे हैं, जो फेसबुक लाइव में जुड़े हैं। तो हमारा जैसा आचरण होगा, हमारा जैसा बिहेवियर होगा, हमारा जितना टैलेंट होगा, हमारा जितना स्किल होगा, उसी से हिंदी मापी जाएगी। अगर हम अर्थव्यवस्था पर बात नहीं कर सकते हैं, विदेश नीति पे नहीं बात कर सकते हैं, देश के अलग अलग राज्यों के हालात पे नहीं बात कर सकते हैं, तो फिर यह समझा जाएगा कि हिंदी के लोग कुछ नहीं जानते हैं। अगर हिंदी के लोग 2 अखबार नहीं पढ़ते हैं प्रतिदिन, संपादकीय नहीं पढ़ते हैं, ज्ञान विज्ञान से नहीं जुड़ते हैं, तो उनको जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप मजबूत नहीं होंगे, देखिए मैं तो कहता हूं कि हिंदी को जो है हम लोग मां कहते हैं, है ना, हिंदी हमारी मां है।
तो मां कब मजबूत होगी, मां कब खुश होगी? मां तो तभी खुश होती है ना जब उसकी संतान आगे बढ़ती है, जब उसकी संतान अपने पैरों पे खड़ी होती है। मां तो तब खुश होती है कि जब उसका संतान सर्वगुण संपन्न होता है, शक्ति युक्त होता है। तो अगर हिंदी हमारी मां है तो हम सब तो उसके बच्चे हैं, तो मां कब खुश होगी? जब हम अपने को खूब बेहतर करेंगे, जब हम आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे दुनिया के सामने, जब हम एक बेहतर नागरिक बनेंगे और किसी भी विषय पे, अर्थशास्त्र हो, कानून हो, देश की विदेश नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, अर्थव्यवस्था हो, उस पर कम से कम बेसिक जानकारी रखेंगे। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि कई छात्र अपने आसपास की दुनिया से जो है कटे हुए रहते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक पढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों के बरक्स में ये सारी चीजें हैं। अंतिम बात मैं कहूंगा, कितनी देर में खत्म करना है अजीत, कमेंट में आप बता दीजिए। अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि हिंदी को कुछ लोग जो है दक्षिण भारत में पेरियार के संदर्भ को भी मैं लेके कहूंगा, ये कहते हैं कि हिंदी जो है वो प्रभुत्वशाली वर्ग की भाषा है और हिंदी जो है आर्य संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है और ये दक्षिण भारत में जाएगी तो दक्षिण भारतीय संस्कृति के लिए खतरा होगा। ऐसा हिंदी के कुछ विरोधी कहते हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर भारत के लोग एक दक्षिण भारतीय भाषा क्यों नहीं सीखते हैं, है ना। ये कुछ तर्क हैं, मैं एक एक करके इन तर्कों पे आ रहा हूं। पेरियार ने कई बार कहा कि जो हिंदी है वो ब्राह्मणों की भाषा है, चोटी और जनेऊ वालों की भाषा है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी जो है साम्राज्यवादी भाषा है और ये दक्षिण भारतीय लोगों को दबा देगी। ये बताइए कि हिंदी जो रामचरितमानस है, जो हिंदी ही नहीं तमाम भारतीय भाषाओं का मुकुट है, और उसके चरित्र जो श्री राम है, उन्होंने किसी को दबाया? सबरी के जूठे बेर खाने वाले नायक जो हैं वो हमारे साहित्य के नायक हैं। निषाद राज को गले लगाने वाले रामचरितमानस के रामचरितमानस को मैं एक साहित्यिक टेक्स्ट के तौर पे ले रहा हूं, एक धार्मिक टेक्स्ट के तौर पे नहीं। जो हमारे यहां पे जैसे गोदान है वैसे ही रामचरितमानस एक रचना है, मैं उस संदर्भ में ले रहा हूं। जो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है उसके नायक जो है वो खुद किसी को नहीं दबा रहे हैं, निषाद राज को गले लगा रहे हैं, सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं। और परशुराम के सामने लक्ष्मण भले क्रोध कर देते हैं, लेकिन राम ने क्या हाथ जोड़ के बोला कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। इतनी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है कि परशुराम को बोलते हैं कि ये धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है, मैं ही हूं, आपका बालक हूं। जो हिंदी का सर्वोच्च ग्रंथ है, क्या उसका नायक साम्राज्यवादी है, दूसरों को दबाता है? हिंदी साहित्य का जो सबसे बड़ा रचनाकार है और जिसका नाम लेते समय हम लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं, प्रेमचंद। क्या प्रेमचंद अपने जीवन में सामंती थे? क्या जो पूरे भारतीय भाषाओं के उपन्यास का मुकुट है गोदान, उसका पात्र होरी, जिसको हिंदी के करोड़ों करोड़ कोटि कोटि लोगों ने जो है अपने दिल में जगह दिया, क्या होरी जो है साम्राज्यवादी है? क्या होरी दूसरों को मारता है? जीवन के संग्राम में वो लड़ते लड़ते मर गया लेकिन झुका नहीं। हिंदी भाषी झुकते नहीं है। अच्छा कमेंट कर रहे हैं तो मेरा ध्यान उधर चला जा रहा है। अगर इन चीजों से किसी को आपत्ति हो तो क्या कहें? यही हिंदी भाषी लोग गीत गाते हुए मॉरिशस तक गए, गिरमिटिया मजदूर कहलाए। आप लोगों को पता होगा कि मॉरिशस के प्रेमचंद कहे जाने वाले अभिमन्यु अनंत, उनका जो उपन्यास है लाल पसीना, 2009 में मैं उनसे दिल्ली में मिला था, वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आए थे। तो उन्होंने कहा कि जो भारत के लोग हैं यहां की गीत लेके गए, भोजपुरी के लोग। हिंदी तो संघर्ष की भाषा है, जिजीविषा की भाषा है। हिंदी कभी साम्राज्यवादियों की भाषा कैसे हो सकती है? किसी भी हिंदी भाषी ने जो है किसी दक्षिण भारतीय का भाषा के आधार पर तिरस्कार किया हो? ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो भाषा का झगड़ा लगा के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, भाषा के आधार पे राज्य गठन का सिद्धांत जो है ये कहां से शुरू हुआ? क्या किसी उत्तर भारत में किसी ने भाषा के आधार पे भी राज्य का गठन हुआ? और जो लोग भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग करते हैं, चाहे मिथिलांचल की मांग करते हो, उनकी मांगों को क्या पूरे बिहार के लोग सपोर्ट करते हैं? एकदम नहीं करते हैं। तो हिंदी तो शोषितों की भाषा है,
संघर्षशील जनता की भाषा है। जो हिंदी के नायक हैं, जो उपन्यास के नायक हैं, वो तो खुद संघर्षशील और श्रमशील जनता है। इन सारे संदर्भों पे मैं विनोबा भावे का एक बड़ा अच्छा कोटेशन है, उसको मैं कोट करके अपनी बात समाप्त करूंगा। और 1 घंटे से ज्यादा समय हो गया होगा। ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का झगड़ा लोग लगाते हैं भाषा के आधार पे, है ना, कि हिंदी प्रभुत्वशाली लोगों की भाषा है और हिंदी जो है ये दक्षिण भारत पे दबा लेगी। आप ये देखिए कि जो लोग कहते हैं कि हिंदी भारतीयों को जो है एक दक्षिण भारतीय भाषा सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है और ये तार्किक भी बात है। जैसे मैं आप लोगों से पूछा मैंने व्याख्यान के शुरू में ना कि हम लोग संयोग से हिंदी भाषी हैं कि मेहनत से, तो हम लोग संयोग से हिंदी भाषी हैं। मेरा जन्म बिहार में हुआ, किसी का यूपी में, किसी का एमपी में, किसी का उत्तराखंड में। अगर केरल, तमिलनाडु, केरल में होता तो हम लोग हिंदी भाषी नहीं होते। लेकिन एक प्रश्न है कि जब महात्मा गांधी पूरा भारत घूम के आए तो उन्होंने क्यों हिंदी अपनाने की बात की? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि कोई एक दक्षिण भारतीय भाषा अपना लो? बाल गंगाधर तिलक मराठी के थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा? संविधान सभा में जो बहस हुई, हालांकि भारत में त्रिभाषा का फॉर्मूला दिया गया, वो भी आप लोगों के ध्यान में होगा, वो सबके पाठ्यक्रम में है, बीए और एमए के पाठ्यक्रम में है। आप ये देखिए कि अगर 100 लोग हैं, अगर हिंदुस्तान में हम लोग माने कि 100 लोगों की संख्या है पूरे देश में, और उस 100 लोग में तकरीबन 40 लोगों को एक भाषा आती है, मैं उदाहरण दे रहा हूं हिंदी, 100 लोग में 40 लोगों को एक भाषा आती है हिंदी, और बाकी 60 लोग हैं वो अलग अलग 12-13 समूहों में बटे हुए हैं। किसी 5 लोगों को एक भाषा आती है, 3 लोगों को एक भाषा आती है, 12 लोगों को एक भाषा आती है। तो गणित के रूप से भी तार्किक क्या होगा कि क्या 40 लोग अलग अलग छोटे छोटे समूहों की भाषा सीखें, या वो जो छोटे छोटे समूह हैं एक भाषा जिसको थोड़ा बहुत जानते हैं। कोई भी दक्षिण भारतीय में जब जेएनयू में पढ़ता था तो ऐसा नहीं मिला जो हिंदी के 10 वाक्य नहीं जानता है। इसको अगर हम जिद से बनाएंगे कि मुझे हिंदी नहीं सीखनी है, तुम भी सीखो, तो कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पर तुष्टीकरण का मामला हो जाएगा। जैसे हिंदुस्तान में बहुत समय तक धार्मिक तुष्टीकरण देखा राजनीति में। मैं तो शुरू से ही मैंने अपने व्याख्यान पे इसका जोर दिया कि जब नई हुकूमत कायम होती है तो उसको कड़े फैसले लेने चाहिए, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद हिंदुस्तान की क्या सरकार ने कड़े फैसले लिए जिससे हिंदी राजभाषा बनती। शायद उस समय लोहिया का भी कहना था कि एक झटके में जो काम हो जाता वो हो जाता और ये भाषा की समस्या होती ही नहीं। विनोबा भावे ने इन सारे संदर्भों पर विचार करते हुए कहा है कि अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संदर्भों पे आप में से जो लोग हिंदी के हैं और फिलोसफी के हैं, मैं आपको यह जोड़ना चाहूंगा, आप में से सारे लोग शंकराचार्य का नाम जानते होंगे, वल्लभाचार्य का नाम जानते होंगे, है ना। ये शंकराचार्य के बिना क्या हिंदू धर्म की कल्पना कर सकते हैं हम लोग, जो हिंदू धर्म आज जिस मूल रूप में है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य के बिना क्या भक्ति आंदोलन की कल्पना कर सकते हैं? आप सोचिए कि अगर वल्लभाचार्य न होते तो सूरदास नहीं होते और कृष्ण हमारे पास नहीं होते। जो माखन खाते कृष्ण की ये पद हम गाते हैं वो नहीं होते। विनोबा भावे ने लिखा है, उनका कोट में पढ़ दे रहा हूं बहु। विनोबा भावे लिखते हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, इनमें से किसी की भी मातृभाषा संस्कृत नहीं थी। ये आज के संदर्भ में नहीं, उस समय भक्ति मूवमेंट के संदर्भ में देखिए और शंकराचार्य का समय याद कीजिए। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, इनमें से किसी की भी मातृभाषा संस्कृत नहीं थी। शंकराचार्य की मातृभाषा मलयालम थी। जैसे मैंने कहा ना, लक्ष्मी नारायण साहू की मातृभाषा उड़िया थी जब संविधान सभा में बोल रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मातृभाषा बांग्ला थी। उन संदर्भों को आप याद कीजिए। विनोबा भावे लिखते हैं, शंकराचार्य की मातृभाषा मलयालम थी, रामानुजाचार्य की मातृभाषा तमिल, माधवाचार्य की कन्नड़ और वल्लभाचार्य की मातृभाषा तेलुगु थी। लेकिन उस समय उत्तर भारत में संस्कृत का प्रभुत्व था और संस्कृत ही ज्ञान, विज्ञान और संपर्क की भाषा थी। इसीलिए इन सारे लोगों ने संस्कृत सीखी और फिर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग, ये विनोबा भावे कहते हैं, जितनी जल्दी हिंदी सीखकर तुम लोग उत्तर भारत को विजय कर लोगे उतना ही अच्छा है। उत्तर भारत का एक एक व्यक्ति शंकराचार्य का नाम आता है तो अपना सर श्रद्धा से झुका देता है,
क्या उत्तर भारत के किसी व्यक्ति ने कहा कि दक्षिण भारतीय शंकराचार्य ने हमें जो है अपना संस्कृति से दबा दिया? वल्लभाचार्य का जब जिक्र आता है, हम लोग और अष्टछाप का जहाज और सूरदास नंददास का जिक्र आता है, तो कितनी खुशी होती है, कितनी खुशी होती है जब हम लोग भक्ति काल में पढ़ते हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजो लाए रामानंद, कि दक्षिण में भक्ति की उत्पत्ति हुई और जो है उसको रामानंद लेकर इधर उत्तर भारत में आए। तो जब उत्तर भारत के लोग खुले मन से दक्षिण भारत के इतने बड़े बड़े विद्वानों का, आचार्यों का स्वागत करते हैं, तो फिर दक्षिण भारत के लोगों को कौन लोग डराते हैं कि उत्तर भारत के लोग हिंदी के माध्यम से आधिपत्य कर लेंगे? हिंदी की मूल प्रवृत्ति कभी रही ही नहीं है कि हिंदी भाषी किसी को दबाए। हिंदी तो संघर्ष की भाषा रही है, शोषितों की भाषा रही है। जिस हिंदी के गीतों को लेकर मॉरिशस लोग गए गाते गाते और वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए। एक नया शहर उन्होंने बसा दिया, गिरमिटिया मजदूर जिनको कहते हैं। तो उस हिंदी के बारे में ऐसी बातें करना बहुत ये नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हो गई। और अंतिम बात मैं कहता हूं, जब भी मैं हिंदी को बात करता हूं तब एक चीज मुझे ध्यान आती है कि हिंदी के साथ साथ महात्मा गांधी का जिक्र जरूर आ जाता है मेरे ध्यान में। मैं आपको एक संदर्भ बता के और अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हिंदी की स्थिति इस देश में महात्मा गांधी की जैसे हो गई है। महात्मा गांधी ने 1916 में जिस हिंदी की बात की थी, वो हिंदी उन्हीं के सामने 1948 और 1949 में राष्ट्रभाषा राजभाषा में उलझ के कैसे रह गई। अंतिम प्रसंग में जिक्र करता हूं और 1 मिनट में फिर ये व्याख्यान खत्म करूंगा। महात्मा गांधी ने इस आजाद हिंदुस्तान में अपना एक ही जन्मदिन मनाया, 2 अक्टूबर 1947। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ और उसके कुछ महीने बाद 2 अक्टूबर 1947 को इस देश में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम जन्मदिन मनाया। एक ही जन्मदिन था, क्योंकि उसके बाद सबको पता है नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की शहादत। प्यारे मोहन जो हैं महात्मा गांधी के निजी सचिव और सहायक के तौर पे थे। उन्होंने किताब लिखी है, महात्मा गांधी द लास्ट फेज। उस जन्मदिन का उन्होंने जिक्र किया है कि 2 अक्टूबर 1947 को देश की आजादी के बाद अपने जन्मदिन पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने क्या कहा। उस दिन बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि आजाद हिंदुस्तान में मैं 100 साल से ज्यादा जीऊं। आज वो 100 साल से ज्यादा की बात तो छूट गई, 100 साल की बात भी छूट गई, और अब मैं शर्मिंदा हूं कि मैं 90 साल के करीब भी कैसे आ गया। ये महात्मा गांधी ने अपने जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 1947 को बोला आजाद हिंदुस्तान में। और उसी दिन महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं एक खोटे सिक्के में तब्दील हो गया हूं। वस्तुतः गांधी जी की इज्जत सब करते थे, सुनता कोई नहीं था। खोटा सिक्का होता है लेकिन उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। दिखता है कि हाँ 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है। तो हम सारे लोग प्रण करें कि कहीं हिंदी खोटा सिक्का ना बन जाए। और जैसा कि रामचंद्र गुहा एक बड़े इतिहासकार हैं, उनकी चिंता में थी बातें कि हिंदी के समर्थक जो है एक हारी हुई लड़ाई, जो वो लड़ाई हार चुके हैं, बस वक्त की बात है। तो हिंदी को कितना हम दे सकते हैं? अगर आप हिंदी को देंगे, हिंदी खुद आपको दे देगी। एक भाषा जो है, एक भाषा आपको जीवन के सुख देती है, दुख देती है, अपनी अभिव्यक्ति देती है, राग रंग देती है, वाद विवाद देती है। उसी भाषा में आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नौकरी पाते हैं। उसी भाषा में बातचीत करते हैं, बच्चों को लोरियां सुनाते हैं। तो इस हिंदी दिवस पे जितना भी हो सके कोशिश कीजिए एक अच्छा साहित्य पढ़ने की, अपने को ऊर्जा और ज्ञान से भरने की। जितना हो सकता है हिंदी के लिए सकारात्मक कीजिए और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहिए। मैं हर हिंदी के युवक से कहता हूं कि अपना कॉन्फिडेंस कभी मत कम होने दो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो ठीक है, काम भर की अंग्रेजी सीख लीजिए, लेकिन अगर कोई अंग्रेजी के प्रभुत्व से आपको दबाना चाह रहा है तो तुरंत इनकार कर दीजिए। तो चलिए, ये सारी बात थी। और अंतिम बात, जो ये भाषानामा पेज के लोग हैं, अजीत हैं
और जो भी लोग हैं, तो आपको विशेष धन्यवाद। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा कि सालों बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अप्रत्यक्ष रूप से मैं जुड़ पाया, और मेरी मातृ संस्था है, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया था 2005 से 8। और जिन कमरों में आप लोग बैठते हैं, एक एक कमरा, एक एक बेंच, जिन नलों से आप पानी पीते हैं, जिन कैंटीन में खाना खाते हैं, उनके साथ मेरी बहुत स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। और आज आप लोगों से जुड़ के मुझे सूरदास का एक पद याद आ रहा है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। आप सारे लोगों ने इस व्याख्यान के लिए मुझे अवसर दिया, मेरी बातें सुनी, तकरीबन 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो चुका होगा, और मैं देख रहा हूं काफी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।